मैं हूं आपके साथ नेहा उपाध्याय और एनबीटी के स्वास्थ्य चर्चा में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं जिससे बहुत सारे लोग जूझते हैं, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों को होती है। मैं बात कर रही हूँ पार्किंसन की। इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। डॉक्टर प्रवीण, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। डॉक्टर प्रवीण प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं और चीफ ऑफ न्यूरोलॉजी हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। डॉक्टर, इससे पहले कि हम इसके बारे में सारी चीज़ें जानें और इस पर सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार हमारी ऑडियंस को बता दें कि आखिर पार्किंसन होता क्या है, ये क्यों होता है और इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। देखिए, पार्किंसन डिजीज ब्रेन में डोपामीन नाम का एक ट्रांसमीटर होता है, उसकी कमी से होता है। जैसे कि किसी गाड़ी को चलने के लिए एक फ्यूल की जरूरत होती है, ऐसे डोपामीन आप समझिए हमारी बॉडी के मूवमेंट का फ्यूल है। हमारे ब्रेन में एक एरिया है जिसे हम बेसल गैंग्लिया बोलते हैं, जहां पे डोपामीन बनता है और वहां से हमारे बॉडी की मूवमेंट्स रेगुलेट होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे ब्रेन के सेल्स कम होते जाते हैं और जब वो सेल्स 50-60% से कम हो जाते हैं तो डोपामीन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से बॉडी में स्टिफनेस, चाल में बदलाव, कदम छोटे हो जाते हैं, आदमी आगे को झुकने लगता है, उसके हाथ में कंपन होने लगती है, आवाज बदलने लगती है और वो बहुत स्लो हो जाता है, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आने बंद हो जाते हैं। तो ये सब पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स हैं जो डोपामीन की कमी से होते हैं, और अगर हम डोपामीन को सप्लीमेंट कर पाएं तो हम पार्किंसंस को बेटर कर सकते हैं। डॉक्टर, आपने अभी डोपामिन की बात की, तो एक सवाल यहाँ पर एक और जो एक सवाल है वो यहाँ पर उठता है, वो ये कि क्या ये जो समस्या है ये जेनेटिकल होती है? ये समस्या जेनेटिक भी हो सकती है, कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है और कुछ जीन्स हैं, पार्किंसंस के जीन्स जो इन लोगों में पॉजिटिव पाए जाते हैं, पर अधिकतर लोगों में ये समस्या जेनेटिक नहीं होती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ जो ब्रेन की डिजनरेशन होती है, उससे लोग पार्किंसन डिजीज को एक्वायर करते हैं। डॉक्टर, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इसकी समस्या होती है। उन्हें लगता है कि अगर ट्रिमर्स आ रहे हैं तो ही हमको जो है पार्किंसन है। लेकिन क्या इसके अलावा दूसरे सिम्पटम्स भी होते हैं जो पार्किंसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? और वो कौन से सिम्पटम्स होते हैं जब आपको दिखे तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? देखिए, एक तो पहली चीज ये है कि ट्रेमर पार्किंसंस में होता है, पर और कई बीमारियों में भी होता है, और हर ट्रेमर पार्किंसंस नहीं होता। पर जो पार्किंसंस के ट्रेमर के साथ साथ सिम्टम्स हैं, एक तो पार्किंसंस का ट्रेमर बैठे बैठे होता है, ऐसे हाथ हिलता रहता है या चलते चलते हाथ हिलता रहता है, इसे हम बोलते हैं रेस्टिंग ट्रेमर। तो पार्किंसन डिजीज में आदमी की जो मेन सिम्टम है वो है स्लोनेस। हर चीज धीमी हो जाती है, जैसे खाना खाना, कुर्सी से उठना। तो मूवमेंट को इनिशिएट करने में, स्टार्ट करने में स्लोनेस आ जाती है उसको। उसके कदम छोटे हो जाते हैं, चाल में इम्बैलेंस हो जाता है और वो झुक के चलने लगता है, और उसकी बॉडी रिजिड या स्टिफ फील होने लगती है। तो ये खाने में बदलाव, आवाज में बदलाव, कभी कभी खाना सटकने में दिक्कत, ये सब दिक्कतें भी पार्किंसन डिजीज में हो सकती हैं। और हर पार्किंसन डिजीज के पेशेंट को या पार्किंसोनिज्म के पेशेंट को ट्रेमर होना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं, पर ट्रेमर इतना डोमिनेट नहीं होता। तो डॉक्टर, कौन सी ऐसी स्टेज होती है जब आपको लगता है कि हाँ, अब तो इसे ट्रीट नहीं किया जा रहा, अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा? देखिए, जब भी वो ये सिम्टम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अड़चन डालने लगे, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करने लगे, इसका मतलब अब ट्रीटमेंट लेने का समय आ गया है। और अच्छी बात क्या है कि पार्किंसन डिजीज क्योंकि एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, अगर हम डोपामीन के फंक्शन को सप्लीमेंट करते रहें दवाओं के द्वारा, तो 10 साल तक भी दवा का असर रहता है और लोग एक डिसेंट लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाते हैं। इसलिए पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट से घबराना नहीं है, पर राइट ट्रीटमेंट लेके अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर बनाना है।
डॉक्टर, अभी आपने इसका ज़िक्र किया कि जब आपको पार्किंसन होता है तो आपकी लाइफ स्लो हो जाती है, जो आपके काम हैं, जो लाइफ के दूसरे टास्क हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो ऐसे में क्योंकि लाइफ बहुत तेज़ी से भाग रही है और हम अगर स्लो रहेंगे तो शायद हम पीछे छूट जाएँगे। सो ऐसे में पार्किंसन को मैनेज कैसे करना है विदाउट मेडिकेशन? क्या कुछ बदलाव हम अपने लाइफ़स्टाइल में कर सकते हैं? इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, एक्सरसाइज बॉडी की मूवमेंट को बेटर करने को, बैलेंस लाने के लिए, स्टिफनेस कम करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। लोग बोलते हैं डांस करना भी, अगर पार्किंसंस बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, शुरुआती तौर पर है, तो आपको हेल्प कर सकता है। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन आपको हेल्प कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो पार्किंसंस बेटर हो जाएगा। पर अगर आपका काम ठीक से नहीं हो रहा है, फिर उस समय में दवाई खाने की ज़रूरत आपको हो सकती है। डॉक्टर, कई लोग ये मानते हैं कि जो पार्किंसंस है, ये तो सिर्फ़ ओल्ड एज वाली बीमारी है, सिर्फ़ ओल्ड एज के लोगों में ही हो सकता है। ये किस हद तक सच है? देखिए, अधिकतर पार्किंसंस एज के साथ ही डेवलप होता है, वो न्यूरोडिजेनेटिव डिसऑर्डर है। बट पार्किंसंस यंग लोगों में भी हो सकता है। कुछ लोगों की ब्रेन की डेवलपमेंट ऐसी होती है कि उनके जो डोपामीन का स्टोर है वो जल्दी खत्म हो जाता है। इसे हम बोलते हैं यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज। यंग लोगों में होने वाला पार्किंसन डिजीज, जो कभी कभी 40 साल की उम्र से पहले भी हो सकता है। ओके, डॉक्टर, आपने अभी यंग लोगों की बात की, तो यंग लोगों से ही जुड़ा मेरा अगला सवाल है। सवाल ये है कि डॉक्टर, कई सारे यंग लोगों में हमें ट्रिमर्स देखने को मिल सकते हैं। उनका जो हैंड्स की स्टेबिलिटी है, जो मूवमेंट है, वो बहुत कम होती जाती है। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पार्किंसंस के जो अर्ली सिम्पटम्स हैं, ये वो हैं या फिर ये कुछ और हो सकते हैं? देखिए, इनस्टेबिलिटी ऑफ हैंड्स या ट्रेमर ऑफ हैंड्स बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है। और यंग लोगों में भी हमने देखा है, कई लोगों के जैसे वो अपना हाथ बाहर लाते हैं तो हाथ कांपते हैं। शादी पार्टी में आपने देखा होगा, प्लेट पकड़ते हैं तो लोग ऐसे ऐसे हाथ हिलता रहता है। तो ट्रेमर एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, और जो यंग लोगों को ट्रेमर होता है वो जनरली असेंशियल ट्रेमर होता है। एक ट्रेमर की बेनाइन बीमारी होती है जिसमें ट्रेमर होता है पर बाकी सिम्टम नहीं होते, और जो आसानी से दवा से रिजॉल्व भी हो सकता है, जो दवा जिसमें फायदा करती है। तो ये असेंशियल ट्रेमर है। कुछ लोगों को एटैक्सिया हो सकता है, जिसके अंदर ब्रेन से बॉडी मूवमेंट्स का डिसरेगुलेशन या इम्बैलेंस होता है। कभी कभी दवाई की वजह से ट्रेमर हो सकता है। साइकेट्रिक बीमारियां भी ट्रेमर कॉज कर सकती हैं। तो कई सारे कारण हैं जो सिमिलर सिम्टम्स को कॉज कर सकते हैं। एक गैस की दवाई होती है जो लोग लेते हैं, कभी कभी गैस की दवाइयां भी पार्किंसन जैसे सिम्टम्स कॉज कर सकती हैं। तो अगर हमें ऐसे कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं तो डॉक्टर से मिलकर उसका विश्लेषण कराना चाहिए, ताकि वो एप्रोप्रिएट डायग्नोसिस बना के एक तो हमें रीअश्योर कर सके, और दूसरा एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देके हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की को बेटर कर सके, हमारी स्पीड को रिस्टोर कर सके, ताकि हम और लोगों के साथ लाइफ में एक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए। ओके, सो डॉक्टर, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या पार्किंसन की वजह से किसी और बीमारी का भी खतरा हो सकता है, जैसे कि कोई नॉन मोटर बीमारी हो सकती है, डिमेंशिया जैसी? क्या इसका है कोई इसकी कोई संभावना है? देखिए, पार्किंसंस के लोगों को दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे हम बोलते हैं नॉन मोटर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज, जिसमें एक पार्किंसंस रिलेटेड डिमेंशिया का आपने जिक्र किया, जिसमें लोगों की मेमोरी खराब होने लगती है, लोग भूलने लगते हैं। दूसरा, बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे हाइपर एक्टिविटी, हेलुसिनेशन, शक, नींद में अड़चन। दूसरा, रिवर्स बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकते हैं, एपैथी, लैक ऑफ डिजायर, मन ना करना, डिप्रेसिवनेस। फिर नींद में अड़चन हो सकती है। नींद में लोगों को अजीब अजीब सपने आ सकते हैं, वो नींद में बातें कर सकते हैं, नींद में एक्शन कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं आरबीडी या रेम, स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। पैरों के अंदर एबनॉर्मल करंट की फीलिंग हो सकती है, जिसे हम बोल सकते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, या स्मेल में दिक्कत हो सकती है। तो पार्किंसंस में कई और दिक्कतें साथ साथ हो सकती हैं, जो आदमी की लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्पेयर करती हैं, और इन सबको भी ट्रीट करना पॉसिबल हो सकता है। ओके, डॉक्टर,
जब हम पार्किंसन की बात करते हैं तो कई लोग ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी है। सो क्या इसके जो प्रोग्रेशन है उसको किसी लिमिट पर रोका जा सकता है? देखिए, पार्किंसंस इमीडिएटली जानलेवा बीमारी नहीं है और पार्किंसन डिजीज में लोगों को 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी दवाई का फायदा रह सकता है। तो आप समझिए 60 साल की उम्र से अगर आप 80 साल तक ठीक रह गए तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लाइफ टाइम। तो इसलिए पार्किंसंस के डायग्नोसिस से घबराना नहीं चाहिए, उसको इफेक्टिवली ट्रीट करना चाहिए क्योंकि दवाई का रिस्पॉन्स पार्किंसन डिजीज में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पार्किंसन डिजीज कभी-कभी जब दवा को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है तो उसमें सर्जरी करने की भी संभावना हो सकती है। इसे हम ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं, जो पार्किंसंस के लोगों में दवाई के असर को रिस्टोर कर सकती है। इसलिए पार्किंसंस को एक कैलेमिटी या एक परेशानी की तरह ना देखें, बट विद एडिक्वेट फिजियोथेरेपी, डाइट एंड प्रॉपर मेडिसिन, इट इज पॉसिबल टू लिव अ गुड लाइफस्टाइल। डॉक्टर आपने अभी यहाँ पर मेंशन किया कि जब दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं तो पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। सो ऐसे में सर्जिकल ट्रीटमेंट से बचने के लिए पेशेंट को जो अपनी मेडिसिन है उसको रेगुलेट कैसे करनी चाहिए? देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि पार्किंसन डिजीज की जो पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में स्लोनेस होती है, स्टिफनेस होती है, तो कभी-कभी वो ज़्यादा फिट या एनर्जेटिक होने के लिए ज़्यादा दवाई खा लेते हैं। पर पेशेंट्स को ये समझना चाहिए कि ये जो दवा है मुझे 15-20 साल तक उपयोग करनी है। तो मुझे डॉक्टर से समझ के एडिक्वेट या एप्रोप्रिएट मात्रा में ही दवाई खानी है। ज्यादा एक्टिव होने के लिए ज्यादा दवाई नहीं खानी है, क्योंकि अगर हम ज्यादा दवाई शुरू में ज्यादा जल्दी इस्तेमाल कर लेते हैं तो दवा का असर जल्दी खत्म होने लगता है। या डिस्काइनेसिया, स्टिफनेस, जो अंत की प्रॉब्लम्स हैं डिजीज के, जो लेटर स्टेज में होती हैं, वो हमें जल्दी होने लगती है। तो पहली चीज ये है कि डॉक्टर के मशवरे से दवा का एक प्रोग्राम बनाइए जिसके तहत धीरे धीरे दवाई को बढ़ाइए, ताकि आप मिनिमम रिक्वायर्ड दवा में एक एडिक्वेट लाइफस्टाइल जी सकें। ये मत कोशिश करिए कि मैं 20 घंटे ठीक रहूं या 18 घंटे ठीक रहूं। अगर आप 10 या 12 घंटे ठीक रहकर एक अच्छा डे बिता सकते हैं जिसमें आपको आधा एक घंटा थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए दवाई को मत बढ़ाइए। जितने अच्छे से आप अपनी दवाई को नियंत्रित करेंगे उतना लंबा उसका असर रह पाएगा और आप सर्जरी या दूसरे ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट्स को या तो हटा ही पाएंगे या एटलीस्ट टाल तो पाएंगे ही। जी डॉक्टर, यानी कि जो पार्किंसन के पेशेंट्स हैं उनको जो अपनी मेडिसिन है उसको बहुत अच्छे से रेगुलेट करना चाहिए और उसे कंज्यूम करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। बिल्कुल मैम। आई होप जितने भी पेशेंट हैं जिन्हें ये समस्या है और इसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी, उन्हें अब बहुत ही इजी लैंग्वेज में जानकारी हो गई होगी, सारे सवालों के आंसर मिल गए होंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण, आप हमसे जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारी ऑडियंस तक सारी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में पहुंचा दी। सो आपको धन्यवाद बहुत मैम शुक्रिया। थैंक यू मैम, आपने टॉपिक उठाया और लोगों तक जानकारी पहुंचाई। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम इसी तरह के टॉपिक्स पर और बात आगे करते रहेंगे, इस तरह की वीडियोस और लाते रहेंगे। जाने से पहले हमारे चैनल एनबीटी को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।